नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो की PDF फाइल उपलब्ध हो जाती है। टेलीग्राम पर जाकर इस नाम से आप लोग हमें सर्च कर सकते हैं और भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन थे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और जिन लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डी दिया है वह बिल्कुल सही है। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में वर्सया संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 187 है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में रोहिंग्या की नागरिकता घरेलू कानून का मामला सुर्खियों में रहा। रोहिंग्या विवाद किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा म्यांमार। अभी हाल ही में म्यांमार के सेना प्रमुख ने कहा है कि रोहिंग्याओं की जो नागरिकता का मुद्दा है वो 1982 के घरेलू कानून का मामला है और 1982 के नागरिकता कानून के अनुसार बंगाली या रोहिंग्या पहचान किए गए 135 स्वदेशी जातियों में से एक नहीं है। यानी कि जो रोहिंग्याज हैं वो 135 जो जातियां हैं बंगाली और रोहिंग्या बंगाली की म्यांमार में, उनमें से वो एक भी नहीं है उनमें, यानी कि वहाँ के नागरिक नहीं हैं। ऐसे ही रोहिंग्या मुस्लिम्स की स्थिति पर अगर हम नज़र डालें तो रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं और इस जातीय समूह को गैरकानूनी अप्रवासी माना जाता है वहाँ पर और इन्हें राज्य विहीन भी माना जाता है और नागरिकता से वंचित भी म्यांमार में किया गया है। इसके अलावा रखाइन राज्य में इनके विरुद्ध हिंसा होने के कारण बड़ी संख्या में ये लोग म्यांमार के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और भारत में इन्होंने शरणार्थी के रूप में ये लोग यहाँ पर आए। और म्यांमार की स्थिति अगर हम देखें तो विश्व में म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी नायपीहोट है और मुद्रा क्याट है। राष्ट्रपति यहाँ के यू विन मिंट हैं और राज्य सलाहकार आंग सान सूकी हैं। इसके अलावा यह भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से भी इसकी सीमा साझा होती है। अगर मानचित्र पर देखें तो ये कुछ यहाँ स्थिति है। इधर हिंद महासागर है जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को ये टच करता है, ये म्यांमार है। और म्यांमार की जो सीमाएं हैं यहाँ भारत और बांग्लादेश का जो चटगांव एरिया है, क्षेत्र है, वो टच करता है। इसके अलावा लाओस, थाईलैंड और चाइना इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भारतीय राज्य हैं वो 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है राज्य भारत का म्यांमार के साथ वो अरुणाचल प्रदेश है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जन्म शती है 6 नवंबर को, 7 नवंबर को, 8 नवंबर को या 9 नवंबर को। तो इसका आंसर होगा 7 नवंबर को। CV रमन यानी कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी थे जो रमन प्रकीर्णन और रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इनके जब एक प्रकाश, इनका रमन प्रभाव क्या कहता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री से गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश तरंग दैर्ध्य और आयामों में बदल जाता है। इसे रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है और यह रमन प्रभाव का एक परिणाम है। इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह विज्ञान में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार पाने वाले
पहले एशियाई थे और इन्हें 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास कलकत्ता उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जस्टिस नानी टैगिया, संजय कुमार मेधी और सचिन चौधरी, ये 3 जस्टिस की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके अगर हम देखें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किस किस से? भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके और राज्य के राज्यपाल से। इसके अलावा इसी प्रकार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इन 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ने किन से परामर्श लिया होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे और उस असम राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया होगा। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो एक योग्यता चाहिए व्यक्ति में, उससे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 10 साल के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश भी होना चाहिए या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, एक अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हो। उच्च न्यायालय के संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 के मध्य इसके संबंधी प्रावधान एवं चर्चा किया गया है। तो चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस, बराक ओबामा। तो इसका आंसर होगा जो बाइडेन। जो बाइडेन अभी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं अमेरिका में, और अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। और ये किस पार्टी से हैं? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एक महाद्वीप है, जो हम इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। इसमें कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और ये मैक्सिको है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और मैक्सिको के बीच में ये देश आता है USA, जहाँ पर ये अभी चुनाव राष्ट्रपति के हो रहे हैं। और इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। तो यह जो देश है रूस, कनाडा और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने? ऑप्शंस हैं हमारे पास फरहान अली, अरिंद्र जोजीरेन, ज्ञानेंद्रो नोंगोबम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्रो नोंगोबम। नोंगोबम जो हैं वो मणिपुर के निवासी हैं और उन्हें अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर बनाई गई एक संस्था है। अप्रैल 2008 में भारतीय हॉकी महासंघ, इससे पहले भारतीय हॉकी महासंघ होता था अप्रैल 2008 तक, उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उसे भंग कर दिया गया और फिर उसके बाद 2009 में भारतीय हॉकी के संचालन का कार्य करने के लिए हॉकी इंडिया का गठन किया गया। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में हजीरा घोघा के बीच रो पैक्स सेवा को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल। तो इसका आंसर होगा गुजरात। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हजीरा और घोघा
के बीच एक रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन करेंगे। रो पैक्स नौका सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र को एकत्र करेगी और घोघा और हजीरा के बीच की जो दूरी है उसको कम करेगी और यह सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी तथा इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। इससे पहले अगर हम देखें तो अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने गुजरात में पहली रो पैक्स सेवा शुरू की। रोरो फेरी के नाम से वो जाना गया और ये भावनगर में घोघा और भरूच में दाहेज के बीच था, जो 2017 में शुरू की गई थी। अगर इसे हम मानचित्र पर देखें तो ये आता है आपका खंबात की खाड़ी में। तो ये भारत का मानचित्र है और इसमें हम गुजरात की तरफ चलेंगे तो खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी काठियावाड़ पेनिनसुला और सौराष्ट्र के बीच में पड़ता है। इसको हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। ये खंबात की खाड़ी है और यहाँ पर जो ये रोरो फेरी का दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि ये जो जगह है हजीरा और दाहेज में 2017 में शुरू किया गया था, जो भावनगर को जोड़ रहा था। तो उसी तरीके से अब हाजीरा को भावनगर से जोड़ा जा रहा है और पहले इस सड़क मार्ग से इस पूरा एरिया घूमकर आना पड़ता था, जो कि काफ़ी लंबा होता था। अगर हम इस पूरे एरिया पर डालें तो इस तरीके से हाजीरा से अगर आना हो तो पहले ऐसे घूमकर आना पड़ता था भावनगर, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता था। अब इसमें रोरो फेरी चलने के कारण ये काफ़ी समय को बचा लेता है। तो इसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा दूसरे चरण का। पहला जो दाहेज से भावनगर के लिए था और 2017 में, और अभी 2020 में जो किया जाएगा वो कहाँ से? हजीरा से घोघा, जो कि भावनगर में ही है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ़को ने किसानों की सभी कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसके साथ सहयोग किया? ऑप्शन है SBI योनो, पेटीएम, फ़ोनपे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा SBI योनो। SBI योनो एक मोबाइल ऐप है और किसानों की सभी कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ इफ़को ने सहयोग किया है। यह देश भर में इफ़को की गुणवत्ता वाले उत्पादकों को मुफ्त होम डिलीवरी करेगा और इससे किसान कृषि के लिए ज़रूरी उत्पादों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। ये 2022 तक कृषि आधारित आय को दोगुना करने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसमें मदद करेगा। और इफ़को को अगर हम देखें तो इफ़को एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उर्वरकों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ़को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में 2 नए झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया। 2 नए झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया, वह है ऑप्शन है हमारे पास कवरताल झील और आसन कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा है चिल्का झील और सांभर झील, भोजताल और रोपड़, या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा कावरताल झील और आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये दोनों 2 अलग अलग राज्यों में हैं। कवरताल झील बिहार में है और आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है और इन दोनों को रामसर साइट्स या रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। कवरताल बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसके अलावा देखें तो इसके साथ ही देश की कुल जो रामसर स्थलों की सूची संख्या है वो 39 हो गई है, 39 हो गई है रामसर स्थलों की सूची। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर स्थलों में जगह बनाने वाला उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है, यानी आर्द्र भूमि है। रामसर, एक नज़र रामसर साइट्स पर डालें तो रामसर ईरान में एक शहर का नाम है और 1971 में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, दलदली भूमियों को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। और इससे पहले अगर हम देखें तो भारत में सरकार ने देश की 10 झीलों को रामसर साइट में घोषित किया था अभी जनवरी 2020 में। इसमें उत्तर प्रदेश की 6, पंजाब की 3 और महाराष्ट्र की 1 झील शामिल थी।
तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा के लिए किस अभ्यास की शुरुआत की गई? ठीक है, संयुक्त तटीय सुरक्षा के लिए किस अभ्यास की शुरुआत की गई? सागर सुरक्षा, सागर कवच, समुद्र रक्षक या इनमें से कोई? तो इसका आंसर होगा सागर कवच। ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला ये संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच है। सागर कवच को आरंभ किया गया है और यह अभ्यास ओडिशा सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार जो है संयुक्त रूप से कर रही है। इसका उद्देश्य 26/11 जो मुंबई हमला था, ऐसे हमलों को रोकने का प्रयास करना है। चलते हैं आज अपने अगले प्रश्न पर। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इसका आंसर होगा। ओपेक इंडिया संवाद की जो बैठक की जो मेजबानी है वो ओपेक सचिवालय द्वारा की गई और इस बैठक की अध्यक्षता ओपेक के महासचिव जो हैं, कौन है ओपेक के महासचिव? मोहम्मद मासूनी बरकिंडो, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। ओपेक की स्थापना 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जिन जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन होता है, क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का उत्पादन होता है, उन देशों का ये एक ग्रुप है। अभी इसमें जो है 14 सदस्य देश हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है, भारत में कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किसकी सहायता से विकसित किया जा रहा है? कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और किसकी सहायता से विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैंडिला, पैनेसिया बायोटेक। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप ये लिंक डाल सकते हैं उस पर सर्च करने के लिए और फिर नीचे ज्वाइन का एक ऑप्शन आता है और उसे आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकें। और इसके साथ ही YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।